नमस्कार। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज। दोस्तों लक्ष्य सीरीज में हम बात कर रहे हैं विजन आईएएस की पीटी 365 की और आज है दोस्तों साइंस एंड टेक की पीटी 365। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में। इससे संबंधित जो वायरल रोग थे उसका एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के भी दिया हुआ है। दोस्तों साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो कि कंपटीशन वॉर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सुविधा प्रदान की जाती है पीआईबी और द हिंदू के न्यूज को हिंदी में प्रोवाइड करके। तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें और अपनी डे टू डे की करंट अफेयर्स की तैयारी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएं। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में पहले नंबर पर जो बात करेंगे हम उसमें है दोस्तों अफ्रीका का पहला मलेरिया टीका बनाया गया है। तो इस मलेरिया के टीके के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों अफ्रीका का जो इक्वेटोरियल गिनी साइड का एरिया, गैबन कॉन्गो वाला जो एरिया है, जो कि 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा पर पड़ता है, उस एरिया में वायरल रोगों की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों अफ्रीका के लिए टीका, ये वैक्सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों वैश्विक वैक्सीन का एक गठबंधन है जिसको गावी बोलते हैं। तो वैश्विक जो वैक्सीन गठबंधन है गावी, उसने वर्ष 2022 से 25 के बीच अफ्रीका में पहला मलेरिया टीका संचालन के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन की घोषणा की है। दोस्तों अफ्रीका में मलेरिया के टीके की पहली खुराक घाना, केन्या और मलावी में दी जाएगी। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक बीमारी है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी जो है मलेरिया रोग का जो है कारक है। तो दोस्तों मलेरिया का यह जो रोग है यह संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यदि कि मच्छर की मादा एनोफिलीज अगर आपको काट लेती है तो आपको मलेरिया रोग होने की चांसेस रहते हैं। दोस्तों 5 परजीवी प्रजातियों के कारण मनुष्यों में मलेरिया फैलता है। इनमें से 2 प्रजातियां हैं पी फॉल्सीपेरम, जो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक प्रचलित है, और दूसरी है पी वीवैक्स, जो कि उप सहारा अफ्रीका के बाहर प्रचलित है, जिसमें सबसे बड़ा खतरा ये दोनों प्रजातियां हैं। दोस्तों ये जो कि मलेरिया रोग से संबंधित बात की गई, प्लाज्मोडियम आप लोग जरूर से जरूर याद रखना, और मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है मलेरिया, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वैसे तो ये पूरा वीडियो ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि रोग और बीमारियों से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूपीपीसीएस के टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो में जो भी बीमारियां डिस्कस की जाएंगी, जो भी फ्लू डिस्कस किए जाएंगे, वो सब आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर गड़ाए रखना, बिल्कुल इधर उधर मत करना, क्योंकि आपका अगर कंसंट्रेशन भंग होता है तो फिर आपको चीजें याद नहीं रहती। दोस्तों दूसरा है काला आजार। देखते हैं काला आजार क्या है। दोस्तों इसे ब्लैक फीवर या विसरल लिस्मेनियासिस के रूप में भी जाना जाता है। तो काला आजार को ब्लैक फीवर या विसरल लिस्मेनियोसिस के रूप में भी जाना जाता है, ये आप लोग याद रखना। दोस्तों यह प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग है। प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग है जो कि सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है काला आजार। दोस्तों सैंड फ्लाई लिस्मेनिया डोडवानी नामक परजीवी से संक्रमित होता है। जो सैंड फ्लाई है वो लिस्मेनिया डोडवानी नामक एक परजीवी है, उससे संक्रमित होता है। यह रोग दोस्तों कुपोषण, आवास की खराब स्थितियां, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ होता है। यदि अगर आपको कुपोषण हो, यानी कि आपको भोजन पर्याप्त मात्रा में, पोषण पर्याप्त मात्रा में न मिलता हो, और आवास की खराब स्थितियां हो, गंदे नाले के आसपास अगर आप रह रहे हो, जैसे कि झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, उन्हें आवास की खराब स्थितियों के रूप में इंगित किया जा सकता है, और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली अगर आपकी हो तो फिर आपको काला आजार होने की संभावना ज्यादा रहती है। दोस्तों यह एक उपचार योग्य और रोकथाम योग्य रोग है, और यह मलेरिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे घातक परजीवी रोग है। आप याद रखना कि मलेरिया के बाद दूसरा सबसे घातक परजीवी रोग जो है वह है काला आजार। दोस्तों भारत में भी काला आजार काफी मात्रा में फैलता है। तो भारत में दोस्तों इस रोग का प्रकोप जो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में स्थानिक है। ठीक है दोस्तों, तो भारत के अंदर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में काला आजार स्थानिक बीमारी है। दोस्तों भारत में काला आजार जैसा कि मैंने बताया बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में क्या है, स्थानिक है।
और दोस्तों इस रोग को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा। दोस्तों भारत काला आजार उन्मूलन के लक्ष्य हेतु निर्धारित 2015 की समय सीमा से चूक गया, यानी कि 2015 में ही भारत काला आजार मुक्त होने को घोषित कर चुका था, लेकिन यह समयावधि फिलहाल बीत चुकी है। अब आगे राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम पर काम चल रहा है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जो बीमारी है वह है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा आंख से जुड़ी हुई एक बीमारी होती है। दोस्तों ट्रेकोमा से पहले भी क्वेश्चंस आयोग के अंदर पूछे जा चुके हैं, तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के अंदर और भी विभिन्न आयोग जो प्रदेश स्तर के हैं उनमें पूछा जा चुका है। तो आइए ट्रेकोमा को बात करते हैं। और ट्रेकोमा है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बीमारी जो कि आंख से संबंधित है। आइए देखते हैं। दोस्तों मलावी ट्रेकोमा का उन्मूलन करने वाला पहला दक्षिण अफ्रीकी देश बन गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर कौन सा पहला दक्षिण अफ्रीकी देश है, यानी कि अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में 0 डिग्री के आसपास की जो रेखा है वह अफ्रीका को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो एक उधर अफ्रीका उत्तर की ओर जितने देश हैं अफ्रीका के वो चले जाते हैं, और दक्षिण की तरफ अफ्रीका में जितने देश हैं उन्हें हम कभी कभी सम्मिलित रूप से दक्षिण अफ्रीकी देश बोल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने मलावी का नाम ले लिया, तो मलावी दक्षिण अफ्रीकी देश है, तो उस सेंस में कहेंगे। वैसे दक्षिण अफ्रीका भी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में ही है, तो दक्षिण अफ्रीका एक सेपरेट देश है जो कि एकदम साउदर्न पॉइंट पर अफ्रीका के स्थित है। तो उस सेंस में आप लेना, एक दक्षिण अफ्रीकी देशों की जब बात किया जाए तो उसमें कई देश आएंगे। अगर दक्षिण अफ्रीका की सिर्फ बात किया जाए तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो कि अफ्रीका के दक्षिणतम कोने पर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका देश। तो इसमें दोस्तों बिल्कुल पजल नहीं होना है। दोस्तों भारत ने वर्ष 2017 में ट्रेकोमा का उन्मूलन कर दिया था, यानी कि भारत से ट्रेकोमा विलुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है 2017 में ही। दोस्तों WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सक्रिय ट्रेकोमा को उस स्थिति में समाप्त मान लिया जाता है जब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में इसके सक्रिय संक्रमण का प्रसार 5% से कम पाया जाता है। ट्रेकोमा दोस्तों एक आंख का संक्रमण है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। यह रोग दोस्तों क्लैमाइडिया ट्रेकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु जनित रोग है ट्रेकोमा, ये आपको याद रखना। कई बार एग्जाम के अंदर विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित ये सब पूछता है, तो प्रोटोजोआ भी इसमें शामिल है। तो आप याद रखना कि जो ट्रेकोमा है वह जीवाणु के कारण होता है, और ये जो जीवाणु है उसका नाम है क्लैमाइडिया ट्रेकोमैटिस। तो क्लैमाइडिया ट्रेकोमैटिस को आप लोग याद रखना। दोस्तों यह एक संक्रामक रोग है। यह संक्रमित व्यक्ति की आंखों, पलकों, नाक या गले के स्राव के संपर्क में आने से फैलता है, और यह लगभग 1.9 मिलियन लोगों में अंधापन या दृश्य हानि के लिए जिम्मेदार रोग है। तो दोस्तों ट्रेकोमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं मधुमेह की। दोस्तों मधुमेह को डायबिटीज भी बोलते हैं, तो आइए डायबिटीज की बात करते हैं। दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बाद भारत मधुमेह की दवा से संक्रमण का पहला मामला जो है सामने आया, यानी कि भारत में अमेरिका और कनाडा के बाद मधुमेह की दवा से संक्रमण का पहला मामला सामने आया भारत में। और दोस्तों मधुमेह एक लंबी बीमारी होती है। डायबिटीज आपने सुना होगा, लोगों को कहते हैं कि यार मेरे पापा को, मेरे मम्मी को या मुझे डायबिटीज है। तो डायबिटीज क्या होता है कि लंबी अवधि की बीमारी है, और दोस्तों यह तब होती है जब अग्न्याशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन नहीं करता। और दोस्तों इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है, तो किसी कारणवश जब इंसुलिन जो है अग्न्याशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन जो हार्मोन्स है उसका स्रावन या उत्पादन नहीं करता, तब आपको मधुमेह की बीमारी हो जाती है। दोस्तों टाइप 1 मधुमेह इंसुलिन पर निर्भर तथा किशोरावस्था में या बचपन से शुरू, इसमें जो है इंसुलिन कम उत्पादन होता है, और इसके लिए दैनिक रूप से इंसुलिन की आवश्यकता होती है। दोस्तों टाइप 2 मधुमेह की बात करें तो यह इंसुलिन पर निर्भर नहीं है। वयस्क आयु में शुरुआत होती है इसकी, और शरीर द्वारा इंसुलिन के अप्रभावी उपयोग के परिणाम स्वरूप होता है। दोस्तों मधुमेह से ग्रसित 95% से अधिक लोगों को टाइप 2 मधुमेह होता है। दोस्तों तो मधुमेह 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2, ये दोनों आप लोग याद रखना। तो जो मधुमेह है टाइप 1 वह किशोरावस्था या बचपन से शुरू होता है, और टाइप 2 क्या होता है वह वयस्क होने के बाद शुरू होता है। तो मधुमेह से जो टाइप 2 है उससे ग्रसित लगभग 95% लोग जो होते हैं वो टाइप 2 से ही ग्रसित होते हैं। आइए दोस्तों अब बात करें सिगेला जीवाणु की। दोस्तों केरल, भारतीय राज्य केरल भारत के दक्षिण में स्थित है। भारतीय राज्य केरल जो है दोस्तों सिगेला जीवाणु के प्रसार को रोकने का प्रयास
कर रहा है। और दोस्तों सिगेला जो जीवाणु हैं उनका एक वंश है जीवाणुओं का, और यह दोस्तों सिगेलोसिस नामक संक्रमण का कारण बनता है। दोस्तों सिगेलोसिस एक जठरांत्र गैस्ट्रोस्टेशियल से संबंधित एक संक्रमण है, और यह दोस्तों एस सोननेई सहित सिगेला जीवाणु की 4 प्रजातियों में से एक का कारण होता है सिगेला। ठीक है दोस्तों, सिगेला दोस्तों विश्व भर में जीवाणु जनित डायरिया का दूसरा प्रमुख कारण है, और यह 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु का जो है तीसरा बड़ा कारण है। दोस्तों सिगेला दूषित भोजन, जल या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से फैलता है, और यह दोस्तों अधिकांश निम्न या मध्यम आय वाले देशों में स्थानीय महामारी के रूप में विद्यमान रहता है। दोस्तों वर्तमान में सिगेलोसिस के विरुद्ध कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है, तो इससे संबंधित टीके की खोज विश्व के विभिन्न देश कोशिश कर रहे होंगे टीका बनाने की। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बीमारी है जिसका केंद्रीय बजट 2023-24 में भी उल्लेख किया गया है, सीकल सेल एनीमिया, जिस पर भारत सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो आइए सीकल सेल एनीमिया की चर्चा करते हैं। दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान आईएससी बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने सीकल सेल एनीमिया का पता लगाने के लिए एक कम लागत वाली विधि तैयार की है। तो आईएससी बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने सीकल सेल एनीमिया का पता लगाने के लिए एक कम लागत वाली विधि तैयार की है। तो सीकल सेल एनीमिया के लिए जो विधि तैयार की आईएससी बेंगलुरु, इसको याद रखना क्योंकि संस्थान पूछा जा सकता है आपसे। दोस्तों सीकल सेल एनीमिया के बारे में बात करें तो यह रोग एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है, और इसके कारण दोस्तों रेड जो ब्लड सेल्स होती हैं यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन आपस में आबद्ध हो जाते हैं। तो आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है सीकल सेल एनीमिया, ये आप लोग याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आनुवंशिक उत्परिवर्तन ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि किस कारण होता है। दोस्तों यह आरबीसी के आकार को प्रभावित करता है, और आरबीसी आमतौर पर गोल और लचीली होती है, इसलिए वे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से आसानी से गतिशील हो जाता है। और दोस्तों सीकल सेल एनीमिया जो है उसमें कुछ रेड ब्लड सेल्स सीकल या अर्धचंद्राकार हो जाती हैं, और ये कठोर और चिपचिपी हो जाती है जो रक्त प्रवाह को धीमा या अवरुद्ध कर सकती है। तो सीकल सेल एनीमिया का जो क्वेश्चन है आपके लिए बार बार मैं लिख रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। इसमें 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण है याद रखने लायक। एक तो आईएससी बेंगलुरु ने इसका पता लगाने के लिए कम लागत वाली विधि तैयार की। दोस्तों यह आनुवंशिक उत्परिवर्तन कारण होता है, ये तो जरूर इंपॉर्टेंट है, और रेड ब्लड सेल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों जो रेड ब्लड सेल्स हैं कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं इसमें, और रक्त प्रवाह को धीमा या अवरुद्ध भी कर देता है सीकल सेल एनीमिया। तो ये एक बड़ा जो है मेजर रोग है जिस पर फोकस कर रही है केंद्रीय सरकार, जो कि 23-24 का जो बजट इस साल भारत की जो वित्त मंत्री हैं माननीय निर्मला सीतारमण मैडम, उन्होंने भी इस जो बजट के अंदर इस रोग का मेंशन किया हुआ है, और इसको खत्म करने के लिए स्पेशल बजट में आवंटन भी किया गया है। दोस्तों थंबनेल में आपने देखा होगा पेन प्लस स्ट्रेटजी, तो पेन प्लस स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे पेन प्लस स्ट्रेटजी को। दोस्तों अफ्रीका ने टाइप 1 मधुमेह, रोमेटिक या आमवाती हृदय रोग और सीकल सेल रोग जैसी गंभीर गैर संचारी रोगों के निदान के लिए पेन प्लस स्ट्रेटजी नामक रणनीति अपनाई है। किसने? अफ्रीका ने। किन किन रोगों के लिए? एक तो टाइप 1 मधुमेह यानी कि डायबिटीज, और दूसरा रोमेटिक आमवाती हृदय रोग, तीसरा सीकल सेल एनीमिया जो है इसके लिए गैर संचारी जो कि ये रोग हैं इनके लिए पेन प्लस स्ट्रेटजी अपनाई है अफ्रीका ने। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2010 में पैकेज ऑफ एसेंशियल्स इंटरवेंशंस को अपनाया था। तो जो पेन प्लस स्ट्रेटजी है उसे WHO ने 2010 में अपनाया था। दोस्तों PEN यानी कि पेन प्राथमिक देखभाल स्तर पर सेवाओं के विकेंद्रीकरण का समर्थन करने पर केंद्रित होती है। तो दोस्तों पेन क्या होता है? पेन प्लस स्ट्रेटजी प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर जब देखभाल की आवश्यकता होती है तभी जो सर्विसेज होती हैं उसका डिसेंट्रलाइज करने पर काम करता है। दोस्तों पेन प्लस प्राथमिक स्तर के अस्पतालों में एक एकीकृत बाह्य रोगी सेवा के माध्यम से गंभीर NCD को संबोधित करने का दृष्टिकोण संदर्भित करता है। तो दोस्तों पेन प्लस स्ट्रेटजी आपको याद रखनी है, अफ्रीका ने इसे बनाया है। दोस्तों अगला है, बात करेंगे एंजियोटेंसिल क्वांटिंग एंजाइम की। तो एंजियोटेंसिल क्वांटम एंजाइम की बात कर लेते हैं। तो एंजियोटेंसिल कन्वर्टिंग एंजाइम क्या है देखते हैं।
दोस्तों हाल ही में एक अध्ययन हुआ, उसके अनुसार SARS-CoV-2 के संक्रमण को सक्षम करने के लिए जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उनका एक झिल्ली बंद रूप आवश्यक है, इस पे बात की गई। और दोस्तों घुलनशील ACE2 में कोशिका झिल्ली को सहारा देने की क्षमता का अभाव होता है। तो दोस्तों एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को आप लोग याद रखना। SARS-CoV-2 दोस्तों जो कोरोना के लिए उत्तरदायी था उसी की बात हो रही है। दोस्तों ACE2 जो है वह एक दोस्तों रिसेप्टर प्रोटीन होता है। यह मानव कोशिकाओं में कोरोना वायरस के प्रवेश के बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो ACE2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो याद रखना कि एक रिसेप्टर प्रोटीन है जो मानव कोशिकाओं में कोरोना वायरस के प्रवेश के बिंदु के रूप में काम करता है। और दोस्तों यह दो प्रकार का होता है। पहला पूर्ण लंबाई वाला रूप, यह स्वस्थ पोषक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली से जुड़ा बंद है। और दूसरा यह एक छोटा घुलनशील रूप है और यह अल्प मात्रा में रक्त में प्रवाहित होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जो SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन है वह ACE2 से संबद्ध है। दोस्तों ACE2 वायरस का प्रवेश जो है प्रतिलिपिकरण और ACE2 की समान काल प्रणाली को बाधित होना कहते हैं। अब ये दोस्तों ACE2 ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ये है क्या। तो रिसेप्टर प्रोटीन है, इसको याद रखना, और कोरोना के लिए इससे ये संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला है इनकोवैक। तो देखते हैं इनकोवैक क्या है। कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन इनकोवैक को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है और इसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है। तो सबसे पहले तो यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये कोरोना की एक वैक्सीन है और नेजल वैक्सीन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये दुनिया की पहली है, दुनिया की पहली जो है नेजल वैक्सीन है। और इसका नाम तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनकोवैक। ठीक है, तो ये आप लोग इनकोवैक को याद रखना। ठीक है दोस्तों, और इसे मुख्य रूप से किसने डेवलप किया है? भारत बायोटेक ने, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल दे रहा हूं। दोस्तों यह एक रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंसी एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन है। तो ये लंबी से जो शब्दावलियां हैं, रिकॉम्बिनेट रेप्लिकेशन डेफिशिएंसी एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन है, इसको याद रखना। ये वैक्सीन का एक प्रकार है। दोस्तों इसमें जो है रिफ्यूजन स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन होता है। ठीक है, और दोस्तों जो इसका लाभ है क्या होगा देख लेते हैं। दोस्तों यह वैक्सीन एंटीबॉडी का उत्पादन करने के साथ साथ संक्रमण फैलने की दर के जोखिम को भी कम कर देती है और इसके विपरीत अन्य वैक्सीन केवल एंटीबॉडी का ही उत्पादन करती है। दोस्तों अतिरिक्त प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया रक्त में प्रतिरक्षा के अलावा यह नाक, मुंह, फेफड़ों के ऊतकों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की प्रतिरक्षा को भी सक्रिय करती है। दोस्तों आसान वितरण है इसका। सबसे बड़ी बात तो यह सिरिंज और सुई आदि की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए यह आदर्श उपयुक्त है, आदर्श रूप से। ठीक है, तो इसलिए इकोनोवैक जो वैक्सीन है भारत बायोटेक द्वारा डेवलप, इसको आप लोग याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वैक्सीन प्रावधानों पर एक अंतरराष्ट्रीय समन्वय समूह बनाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी था, इसलिए अंतिम में मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखना। दोस्तों टीकों में व्यापक कमी को ध्यान में रखते हुए IGC ने, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समन्वय समूह ने मानक 2 खुराक वाली वैक्सीन प्रणाली को निलंबित कर दिया है और इसके स्थान पर अब एकल खुराक वाले टीके को अपनाया जाएगा। हैजा छोटी आंत में होने वाला एक तीव्र अतिसारीय संक्रमण है और यह दोस्तों संक्रमण कभी कभी घातक निर्जलीकरण का कारण भी बनता है। जो हैजा है वो डिहाइड्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण कभी कभी बन जाता है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय समन्वय समूह की स्थापना 1997 में की गई और इसे दोस्तों प्रमुख रोग प्रकोपों के दौरान देशों को आपातकालीन वैक्सीन आपूर्ति तथा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रबंधन और समन्वय के लिए स्थापित किया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय समन्वय समूह जो है 1997 में स्थापित हुआ, ये याद रखना, और आपातकालीन वैक्सीन आपूर्ति तथा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रबंधन और समन्वय के लिए स्थापित किया गया था। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय समन्वय समूह रोग प्रकोपों से निपटने के लिए पर्याप्त आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इसके लिए
या हैजा और मेनिंजाइटिस और पीले बुखार के टीकों के लिए वैश्विक स्टॉक स्तरों पर टीकों की सुरक्षा की निगरानी भी करता है। और दोस्तों आईसीजी का गठन डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ और मेडिसिन्स सैंस फ्रंटियर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस तथा रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सदस्यों ने मिलकर किया है। तो आईसीजी जो है उसको स्थापित करने के लिए डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, मेडिसिन सेंट फ्रंटियर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस तथा रेड क्रिसेंट सोसाइटियों के सदस्यों ने मिलकर किया है। तो ये वैक्सीनों के प्रावधानों पर जो अंतरराष्ट्रीय समन्वय समूह है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने डिस्कस की। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में पीटी 365 डिस्कस करते हुए। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो देखने के बाद कमेंट आप जरूर किया करिए, जिससे जो सुधार की गुंजाइश हो उसमें किया जा सके। और दोस्तों जो पीटी 365 की लक्ष्य श्रृंखला है आपके लिए बहुत ज्यादा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगी। आप एग्जाम हो जाएगा तो मैं आपको इसी में से क्वेश्चंस ढूंढ कर दिखाऊंगा कि अगर आपने ये सीरीज देखी होती तो आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर गलत हो गए वो नहीं होते। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।